तो ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम लोग जो चीज़ पढ़े थे उन चीज़ों में क्या चीज़ें थी, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। जब पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के कारण कूलॉम्स लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था तो वहाँ कूलॉम्स लॉ नहीं लगा पाते थे, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते थे और फिर सबको जोड़ने के लिए इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आता था। दो चीज़ें थी इसमें, एक तो बात कर रहे थे हम लोग डायरेक्शन का और एक मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अभी तक जो पढ़े थे उसको एक बार में समराइज करके तुम देखो कि क्या पढ़े थे। जो मोटी मोटी बातें हैं, अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, तो आप इसमें जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही चीज पढ़े थे। और इसमें क्या पढ़े थे कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू के कारण वो क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज होगा। ये चीज आप पढ़े थे। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये क्या करे, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाए, किसी दूसरे चार्ज पे ये चारों तरफ जिस क्षेत्र में क्या करता है, फोर्स लगा पाता है, इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं आपको जो जुगाड़ बताया था वो बताया था कि अगर किसी पॉइंट पी पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर क्या रखो, एक टेस्ट चार्ज रखो। और इस टेस्ट चार्ज के बारे में मैं क्या बोला था कि ये जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए ये बहुत छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज के बारे में यही जाने थे। तो भाई अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आर माने थे तो कूलॉम्स लॉ से जो है, तो जो आप फोर्स निकालते थे वो फोर्स कितना निकालते थे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही था कूलॉम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आ जा यार। देखिए क्या था, F इक्वल टू कितना था, के क्यू क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर, यही चीज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम तुमको बताए थे कितना, F अपॉन क्यू नॉट के बराबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड यही पढ़े थे कि पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इतनी बातें पढ़ चुके थे। अच्छा एक चीज आप बताइए कि अगर अगर E इक्वल टू अगर E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, अगर E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, ये तो डेफिनेशन ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां से आप बताइए कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस क्यू को इधर लेके आ जाओ, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। अच्छा अब ये फोर्स क्यू ई के बराबर में है। अब मान लो कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो जरा सा देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है ये लाइन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरा सा मुझे बताइए कि इधर कौन सा चार्ज रखा होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों भाई, कि अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, प्लस क्यू रहेगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ बनेगा, है ना। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को रखते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को रखते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब भाई इस पे एक फोर्स लगेगा जो बाहर की तरफ, और ये फोर्स कितना होगा, क्यू ई के बराबर में, क्योंकि ये एफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना, क्यू ई के बराबर में, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी नेगेटिव चार्ज को रखूं माइनस क्यू को, मैं किसी नेगेटिव चार्ज को रखूं माइनस क्यू को, तो आप ये बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो भाई इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये एफ भी कितने के बराबर में होगा, क्यू ई के बराबर में। बात समझ में आ रही है? क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, अगर इधर रखना होता तो कैसा चार्ज होता, माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज है। अब इसमें देखो कि इस पॉजिटिव को ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर रहेगा तो रिपेल करेगा, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फोर्स कितने के बराबर में, क्यू ई के बराबर में। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको डायरेक्शन अपोजिट लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितने के बराबर में भाई, क्यू ई के बराबर में। कंक्लूजन क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। अगर तो अगर किसी भी चार्ज को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, कितने के बराबर में, क्यू ई के बराबर में, है ना। लेकिन अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दो तरह के चार्ज हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इस पर फोर्स लग रहा है क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तब भी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ई ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे भाई, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि व्हेन एवर एनी चार्ज Q is placed in an electric field, E, कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितने के बराबर में भाई, तो F इक्वल टू क्यू ई के बराबर में, F इक्वल टू कितने के बराबर में, क्यू ई के बराबर में। कहां से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है तुम्हारे पास, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। इसी में से क्या किया, Q को इधर भेज दिए तो F इक्वल टू कितना मिल गया भाई, क्यू ई के बराबर। अब इस फोर्स के बारे में अगर जिक्र कर रहे हैं तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड तो हमको मिल जाएगा क्यू ई से, लेकिन अगर इसके डायरेक्शन का बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान देना कि इफ Q इज पॉजिटिव, ठीक ना, अगर जो है तो आपका चार्ज जो है Q इज पॉजिटिव, अगर Q पॉजिटिव हो यानी कि प्लस Q हो, ठीक ना, देन द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, देन द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगेगा, ठीक ना। और दूसरी बात क्या कि अगर ये चार्ज इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q जो है आपका नेगेटिव है यानी कि माइनस Q है, तब क्या होगा, देन द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, तब क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब फोर्स कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही है? डायग्राम पीछे था, इससे क्लियर होगा ये बात कि अगर हम किसी प्लस Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तब जो इस पे फोर्स लग रहा है वो Q ही लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो मेरे से अवे है, तो मेरे से अवे है इसका मतलब मैं कैसा चार्ज हूँ, पॉजिटिव चार्ज, और मैं अगर पॉजिटिव चार्ज हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करूंगा कि रिपेल करूंगा, रिपेल करूंगा, तो ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा कि रिपेल करूंगा,
अट्रैक्ट करूंगा तब जो इस पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे एक फोर्स लगेगा, और उस पे एक फोर्स लगेगा जो फोर्स कितने के बराबर में होगा, क्यू के बराबर में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो कि इसमें ये कंक्लूजन पे तो पहुंच गए क्या भाई, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू के बराबर में। अब जरा सा आइए न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में। तो न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, आपको याद है किसी को, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से किसका डेफिनेशन मिलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज F इक्वल टू एम ए। फोर्स कैसे डिफाइंड है, F इक्वल टू एम ए में। पता है आपको ये चीज, है ना, कि न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, और फोर्स कैसे डिफाइंड है, F इक्वल टू एम ए के जैसे। मान लो कि लेट अ चार्ज Q प्लस Q हैव मास m, ठीक है, is placed in an electric field, is placed in an electric field, an इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है E में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो दो बातें हो रही है, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है कि अगर चार्ज का मास m है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ma के बराबर में लगेगा, है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहेगा, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहेगा, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहेगा क्या, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहेगा कि जो F बराबर होगा वो किसके बराबर में होगा, ma के बराबर में होगा। क्योंकि चार्ज का मास कितना है, m है, और इस पर जैसे ही फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो उस पर कितने का एक्सीलरेशन होगा, ma का, ठीक ना। फील्ड, और यहां पर ये भी मेंशन कर दो, इज एक्सीलरेटिंग विथ, इज एक्सीलरेटिंग विथ एक्सीलरेशन a, ठीक है। a एक्सीलरेशन से ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेट भी, तो यहां से क्या मिलेगा, F इक्वल टू ma। अब देखो कि हम लोग जान रहे हैं क्या, हम लोग जान रहे हैं क्या, वी नो दैट, हम लोग ये जान रहे हैं क्या, कि हम लोग ये जान रहे हैं कि अभी तो हम लोग पढ़े F इक्वल टू कितना, क्यू ई के बराबर में होता है, F इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई के। अब देखो कि अगर इस दोनों को मिलाओगे तो दोनों का LHS क्या है, बराबर। तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर तुम इस इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे और इस इक्वेशन सेकंड को देखोगे, ठीक ना, तो तुम ये पा रहे हो क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है क्या, ma इक्वल टू क्यू ई के बराबर में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों भाई, कि चार्ज है, फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन कहता है F इक्वल टू ma होगा, और F इक्वल टू क्यू ई हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन से, कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन से। इस दोनों को जब मिला रहे हैं तो दोनों तो फोर्स ही है, दोनों चार्ज पे ही लग रहा फोर्स है, तो F और F LHS बराबर है, तो RHS भी ma क्यू ई के बराबर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो कि अगर तुमको एक्सीलरेशन निकालना हो a इक्वल टू, तो क्यू ई बाई एम लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे क्यू ई बाई एम। अब इसमें क्या था, हमको चार्ज पता रहेगा कि कितना बड़ा चार्ज है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही सीख रहे थे। आपको उस चार्ज पार्टिकल का मास पता रहेगा तो आप उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। कैसे निकलेगा भाई, a इक्वल टू क्यू ई बाई एम करके। अच्छा, अब इसमें देखो एक एनालिसिस, कि अभी क्या पढ़े, a इक्वल टू पढ़े हम लोग क्यू ई अपॉन एम। अब देखो कि ये एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है
उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा। क्यों? कि ये देखिए कि अगर F बराबर ma में आप देखिए तो ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और ये एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन का, है ना। यहां से ये बात मिल रहा है क्या कि फोर्स और एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन विल बी सेम। क्या होगा? फोर्स और एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा विल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, है ना। तो एक ही जैसा होना चाहिए। तो फोर्स के बारे में तो अभी डायरेक्शन पढ़े थे क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो चीज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आ रही है, अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ रही है भाई, तो ये बताओ कि ये एक्सीलरेशन अगर प्लस क्यू रहेगा तो डायरेक्शन जो होगा किसका, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ए विल किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक होगा। अगर ये चार्ज माइनस क्यू रहे तो माइनस क्यू रहे तब जो डायरेक्शन होगा किसका, ऑफ एक्सीलरेशन का, वो क्या होगा, विल इन द डायरेक्शन ऑफ, विल इन द डायरेक्शन नहीं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, विल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्यों? कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, और फोर्स का डायरेक्शन कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब सर आपने बोला है क्या, आपने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट, लेकिन आप ही कुछ दिन पहले हमको पढ़ाए थे कि ये चार्ज अगर प्लस क्यू है और इससे जैसे ही हम आर दूरी पर कोई पॉइंट का बात करेंगे, आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे देख के ये लग रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई का वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे आर का वैल्यू घटेगा ई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखिए, बड़े नंबर से डिवाइड करिएगा तो छोटा होता जाएगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करिएगा तो बड़ा। तो फिर सर आप यहाँ ये कैसे बोल दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चाहिए जैसे जैसे दूर जाते हैं। तो तुम्हारा सोचना भाई एकदम सही है। तो हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए करते क्या हैं, ये जरा सा देखो कि कैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जाना है। इस कॉन्सेप्ट पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात करिएगा आप मोशन का, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है, तो दो प्लेट लेना है, दो प्लेट लेना है। मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक दूसरा प्लेट ये है, और इस दोनों प्लेट पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देते हैं, इस दोनों प्लेट पे अगर आप चार्ज प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए इस पे हम पॉजिटिव चार्ज रख दिए और दूसरे प्लेट पे हम क्या किए, अपोजिट साइन का चार्ज रख दिए, नेगेटिव चार्ज रख दिए। अब होगा क्या भाई, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव के तरफ आएगा। तो पॉजिटिव से जो दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव के तरफ आता है, तो भाई तुम ये बताओ कि इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा कि नहीं? यहाँ कुछ ऐसा होगा कि नहीं? हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव के तरफ जाएगा। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है। अब इस बीच में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बीच में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? कांस्टेंट। हर एक जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। कब? जब दो प्लेट लेंगे, एक पे पॉजिटिव रखेंगे दूसरे पे नेगेटिव रखेंगे, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए।
तो जब छोटा डिस्टेंस रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव जाएगा। और इस बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिख रहा है वो हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लगभग होगा, कांस्टेंट। हाँ, यूनिफॉर्म चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना। हम लोगों को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, हर एक जगह जहां भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है बात। तो ये चीजें जो कांस्टेंट बनती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या बनती है, कांस्टेंट। अब देखो कि अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि मोशन इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का कैसे होगा, है ना। तो अब अगर हम बात को आगे बढ़ाएं और बात को आगे बढ़ा करके ले जाएं कहां पर, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करेंगे किस चीज का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो कि भाई जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो वही कहानी होनी चाहिए क्या, कि दो प्लेट रहेगा और दोनों प्लेट के बीच में जो है तो जो चार्ज रहेगा वो कैसा, अपोजिट चार्ज रहेगा, है कि नहीं। दो प्लेट रहेगा और इस दोनों प्लेट के बीच में जो चार्ज रहेगा वो कौन सा रहेगा, दोनों प्लेट पे अपोजिट चार्ज। अगर हम एक पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दूसरे पे कैसा चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज। और तब जो इसके बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, कांस्टेंट, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आपका, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। देखिए ये आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्या है कि हर एक जगह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा। अब मान लो कि अगर यहां से यहां तक की लंबाई x है, इस प्लेट की लंबाई कितनी है, x, और अगर मान लो कि इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल को लेंगे। इस चार्ज पार्टिकल जिसको हम लेने वाले हैं उस चार्ज पार्टिकल के बारे में दिया हुआ है क्या, कि लेट अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू हैविंग मास, जिसका मास जो है वो कितना है, m है। एक चार्ज पार्टिकल लिए प्लस क्यू जिसका मास कितना है, m, ठीक ना, इज थ्रोन, इसमें क्या किया गया, फेंका गया, थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी, थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने v0 इसको दिया और इसमें क्या किया, इधर फेंका। तो जब फेंकिएगा तो क्या होगा, जरा सा देखिए कि एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक ना। और इस पॉजिटिव चार्ज को जब आप इसमें फेंकिएगा तो क्या होगा, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने क्या किया, v0 स्पीड से फेंका। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो इस चार्ज पार्टिकल को भाई साहब यहां से सीधे ऐसे चले जाना था, यहां से सीधे ऐसे चले जाना था कि नहीं चले जाना था, चले जाना था। लेकिन ये दो चार्ज के बीच में है। अब चार्ज के बीच में तो ये पॉजिटिव वाला कहेगा तुम हमसे दूर भागो, और नेगेटिव वाला क्या कहेगा कि तुम मेरे करीब आओ। ओवरऑल जो इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो जाएगा भाई, इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को तुम जरा सा देखो ध्यान से कि इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा, क्योंकि ये आगे तो जा रहा है, पॉजिटिव इसको कह रहा है दोस्त नीचे जा, नेगेटिव कह रहा है मेरे पास आ। तो अगर मान लो कि फोर्स इस पे नीचे की तरफ ओवरऑल लग रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये पॉजिटिव भी कह रहा है कि नीचे आओ, ये नेगेटिव भी कह रहा है कि नीचे आओ, तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे। मान लो कि ये फोर्स ये चार्ज पार्टिकल है और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ, नीचे की तरफ। वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव लगा रहा है। तो अगर मैं इस चीज को फेंकूं यहां से, आप देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये कैसा पाथ कवर करेगा, ऐसा पाथ कवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ऐसा पाथ कवर। अब जब दोस्त ऐसा पाथ कवर करेगा तो इसको आना चाहिए था स्टार्टिंग में यहाँ पे, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल पहुंच रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। अब तुमसे अगर कोई आदमी क्वेश्चन में पूछ दे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डेविएशन है
इस डेविएशन को अगर y बोल दो तो ये y कितना है। अगर कोई आदमी तुमसे पूछ दे कि इस डेविएशन को अगर मैं y बोल दूं तो बताओ कि ये y कितना होगा, तो तुम कैसे निकालोगे। ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ से इतना देर पढ़ाने का मकसद ही यही था। समझ में आ रहा है बात। देखिए अब y कैसे निकाला जाए। तो यहाँ दो तरह का मोशन है दोस्त, एक मोशन है x में और एक दूसरा मोशन है क्या, y में। यहाँ हर एक जगह पर ये मान के चलना है कि इस बीच का जो स्पेस है ये स्पेस ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर किसी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा है बात। ये मान के चलना है कि यहाँ पर किसी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इस चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसा होगा, इतना में कोई कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए जो पीछे पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने फेंका है तो एक्स में इसमें किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, होगा ना। एक्स में बॉडी यहां से यहां तक चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स के बराबर में। एक्स में बॉडी कितना आगे बढ़ा, एक्स। अच्छा देखो यहाँ दो तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस मानेंगे, एक ये रहेगा जो एक्स एक्सिस रहेगा और एक ये रहेगा जो वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है। अब देखो कि तुम अगर 11th में थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल पढ़े हुए होगे तो ये तुमको कुछ प्रोजेक्टाइल के जैसा चीज लग रहा होगा, है ना। और ये प्रोजेक्टाइल के जैसा अगर कोई चीज है भाई, तो प्रोजेक्टाइल में हमेशा दो डायरेक्शन है, बॉडी आगे भी जा रही है और बॉडी नीचे भी आ रही है। तो प्रोजेक्टाइल अगर आप कहीं भी पढ़े होइएगा तो ये जरूर पढ़े होइएगा कि एक समय में मोशन का एक ही डायरेक्शन कंसीडर करना है, या तो एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन। अब देखिए कि हम लोग बारी बारी से दोनों डायरेक्शन पर चर्चा करेंगे। तो इधर हम लोग मान के चलते हैं एक्स डायरेक्शन को, इधर हम लोग मानते हैं एक्स डायरेक्शन का, और इधर हम लोग मानते हैं मोशन को किसमें, वाई डायरेक्शन में। इधर हम लोग क्या मानते हैं, मोशन को वाई डायरेक्शन में। अब देखो इसमें कि एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप बात करिएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन का, यानी कि एस एक्स का, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं तुमको पता है, तो एस एक्स जो है वो किसके बराबर में है, एक्स के बराबर में। दूसरा चीज इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं, और एक्स में जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंके हो, वी नॉट से। वी नॉट से एक्स में फेंके हो ना, नीचे की तरफ तो नहीं फेंके हो, एक्स में फेंके हो वी नॉट से। तो ये बताओ कि यू एक्स जो है वो कितना है, वी नॉट। आप ये बताइए कि वी नॉट से फेंक दिया, अब ये एक्स में पार्टिकल वी नॉट स्पीड से ही जाएगा, कहीं पर स्पीड इसका चेंज नहीं होगा। तो जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 0, है ना। अब वाई में आ जाओ, तो अगर तुम बात करो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखो, वाई में पहले बॉडी यहां पर था, अब वाई नीचे आ गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन अगर वाई डायरेक्शन, अगर ये ऊपर गया होता तो प्लस वाई लेते, नीचे आया है तो इस वाई को क्या लेंगे, माइनस वाई लेंगे। तो देखिए कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है आपका वो कितना है, -1। आप देखिए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का बात करिएगा तो आपने बॉडी को ऊपर या नीचे नहीं फेंका है, बॉडी को तो एक्स में फेंका है। तो इनिशियली वाई में कोई वेलोसिटी है क्या बॉडी का, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो भाई जब वाई में वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब यू वाई कितना, 0। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ और इसमें एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है जिसका मास m है, तो अभी तो पढ़े थे कि एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। और A इक्वल टू, अभी तुम पढ़े थे कितना कि A इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, QE/m के बराबर में। पढ़े हो कि नहीं। तो y में एक्सीलरेशन किसके कारण हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो तुम्हारा एक्सीलरेशन लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो तुम्हारा एक्सीलरेशन लगेगा वो एक्सीलरेशन कितना, QE/m के बराबर में लगेगा, है ना। किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है
तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए माइनस साइन लेंगे। अगर एक साइन को आप पॉजिटिव लेते तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अगर ऊपर के तरफ को तुम पॉजिटिव मानते तो नीचे के तरफ के चीजों को क्या मानोगे, नेगेटिव। माइनस कितना, क्यू ई बाई एम। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि मान लीजिए कि इसको एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, टी। तो एक चीज तुम देखोगे ध्यान से कि भाई साहब जितना टाइम में ये यहां से ग्राउंड तक गया है, आगे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उतना ही देर में ये ऊपर से नीचे भी आया है। अगर मान लो कि मैं इसको फेंकूं तो ये जितना देर में यहां से पंखा के पास गया है उतना ही देर में इतना नीचे भी तो उतरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना देर में ये एक्स डिस्टेंस आगे गया है उतना ही देर में ये नीचे भी उतरा है, वाई डिस्टेंस। इसका मतलब टाइम अगर इसके लिए टी है तो इसके लिए भी जो टाइम होगा वो कितना होगा, टी ही होगा। अब हमको कैलकुलेशन करना है किस चीज का, टी का। तो अगर टी का कैलकुलेशन करना है तो भाई तुम एक फॉर्मूला पढ़े होगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े हो कि नहीं? तो अगर x में बात करें तो इसको vx लिखते हैं, इसको ux लिखते हैं, इसको ax लिखते हैं। अब देखो कि vx हमको नहीं पता है ना, ux हमको पता है कितना, v नॉट, अच्छा u प्लस ए टी ना, v नॉट प्लस ax हमको पता है कितना, 0, और इनटू टाइम हमको नहीं पता, t माने हुए हैं। तो यहाँ से ये vx इक्वल टू जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, v नॉट के बराबर में। इधर हम देखते हैं वही चीज लगा करके क्या होता है ना। तो अगर इधर तुम लगाओगे वी वाई इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिखोगे। अब देखो यहाँ से कि हमको वी वाई नहीं पता, तो वी वाई नहीं पता, यू वाई तो हमको पता है कितना, 0, प्लस ए वाई भी हमको पता है कितना, माइनस क्यू ई बाई कितना, एम के बराबर में इंटू टाइम टी जो भी लगा होगा। तो यहाँ से वी वाई निकल के आ रहा है कितना, माइनस क्यू ई टी बाई कितना, एम। अच्छा ये चीज तो निकल के आ गया, वी एक्स और वी वाई, है ना। अब देखिए कि अगर वी एक्स और वी वाई निकल गया तो तुमसे कोई आदमी ये भी पूछ सकता है कि जो यहाँ पे इसने फॉल किया है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, तो देखो ये एक्स में भी मोशन कर रहा है वी एक्स से, और ये नीचे भी आ रहा है कितने से, वी वाई से, है ना, और ये नीचे भी आ रहा है कितने से, वी वाई से। जरा सा देखोगे ध्यान से तो ये है तुम्हारा वी एक्स, ये है तुम्हारा क्या, वी वाई, और नेट जो इसका वेलोसिटी है वो ये है कितना, वी। कोई आदमी आपसे पूछे कि ये वाला एंगल थीटा कितना है, ये बताओ, तो तुम देखो तो क्या यही एंगल ये थीटा है। अब ये एंगल अगर तुमको थीटा निकालना है भाई, तो इस वी वाई वेक्टर को तुम यहां से उठाओ और अगर यहाँ पे लगा दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, वी वाई। कुछ नहीं किए, पैरेलल यहाँ से उठाए और यहाँ लगा दिए। अब इस वाले ट्रायंगल में तुम देखो कि अगर तुमको tan थीटा लिखना है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बाय बेस vx लिखोगे कि नहीं। पीछे vy और vx का वैल्यू निकाल चुके हैं तो tan थीटा निकल जाएगा यहाँ से कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये तो बात हुई इस चीज की। अब अगर एक दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो भाई कि अगर इसी में हम एक दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो x वाले में लगा रहे तो इसको एस एक्स लिखेंगे, इसको यू एक्स लिखेंगे, इसको ए एक्स लिखेंगे, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है। अब तुम देखो कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना, x, तो एस एक्स के जगह पर कितना डालोगे, x, यू एक्स कितना है, वी नॉट, टाइम हमको नहीं पता t, प्लस 1/2 ए एक्स कितना है, 0 इंटू टी स्क्वायर। होगा कि नहीं, देख लो सारा वैल्यू पीछे से, ए एक्स का वैल्यू 0, यू एक्स का वैल्यू वी नॉट, मैंने अलग से कुछ नहीं किया। अब देखिए कि अगर इसमें ये चीज आप रखिएगा तो आपको यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा कितना, वी नॉट टी प्लस 0, यानी कि x इक्वल टू आपको मिल रहा है कितना, वी नॉट टी, और यहाँ से t इक्वल टू मिल रहा है आपको x अपॉन वी नॉट। अब आप ये चीज देखिए कि ये लंबाई कितनी बड़ी थी, ये आपको पता था, x का वैल्यू पता था। दूसरी चीज कि आपने कितना वेलोसिटी से इसको फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी आपको पता था। तो अगर x और v नॉट ये दोनों चीज पता है तो आप ये बताइए कि आप टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, ये निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा जरा सा अगर बात करें y डायरेक्शन में,
तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब दोनों के लिए टाइम बराबर है, जो टाइम इसके लिए वही टाइम उसके भी लिए। तो अब देखो कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है वो कितना है, -y, है ना। तो अगर तुम यहां से -y लिखोगे भाई, अगर तुम यहां से इसको लिखोगे -y, यू वाई है तुम्हारा 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई के जगह पर है तुम्हारा -QE/m और इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं। इतना चीज तो है। इस t का वैल्यू तुम वहां पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये देखो कि -y इक्वल टू 0 इंटू टी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा 1/2 QE/m और टी स्क्वायर के जगह पर V0/x का, सॉरी x/V0 का, ठीक ना। कितना x/V0 का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। देखो माइनस से माइनस जाएगा, y इक्वल टू कितना आएगा 1/2 QE(x² बाई mV0 का स्क्वायर। y भी निकल गया, क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास दिया हुआ था, चार्ज हमको पता था, मास उसका पता था, स्पीड कितना था पता था, और ये x भी हमको क्या था पता था। अच्छा जरा सा ध्यान से देखिए तो दोस्त कि ये QE जो m है, ये कहीं देखा देखा सा टर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। QE/m कहीं पर देखा देखा सा टर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये क्या है, ये तो इसका एक्सीलरेशन है, ये क्या है इसका एक्सीलरेशन है। तो जब ये एक्सीलरेशन है तो आप बताइए कि इस y को हम 1/2 ax² बाई V0 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट y में कितना हुआ, तो 1/2 ax² बाई V0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि x तो तुम्हारा कांस्टेंट है, जो ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा x, ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स है, और इसको हम कितना इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हैं, ये V0 भी क्या है कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर x और V0 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि y प्रोपोर्शनल टू क्या, a, y प्रोपोर्शनल टू क्या, a। इसका मतलब a जितना ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब बॉडी जितना ज्यादा एक्सीलरेट करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब कि y जितना ज्यादा होगा a उतना ज्यादा होगा, और y जितना कम होगा a भी क्या होगा उतना कम। जितना कम एक्सीलरेशन उतना अधिक डेविएशन। अब तुम एक चीज देखो कि अभी तक जो पढ़े हो उसमें क्या सब पढ़े हो। तो एक चीज पढ़े हो क्या, F इक्वल टू ma, है ना, और दूसरा क्या पढ़े हो, F इक्वल टू QE। ये चीज पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो। अब देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब कि जो फोर्स है वो ma जो है वो इक्वल टू कितना Q और E। अब देखिए यहाँ पर मास कांस्टेंट, यहाँ पर मास कांस्टेंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो कि चार्ज जितना बड़ा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा, और एक्सीलरेशन उतना ज्यादा इसका मतलब डेविएशन उतना ज्यादा। अभी पढ़े थे पीछे कि एक्सीलरेशन जितना अधिक होगा y उतना अधिक होगा। अब चार्ज जितना अधिक उतना अधिक एक्सीलरेशन और उतना अधिक डेविएशन। अगर Q कम होगा, Q जितना कम होगा एक्सीलरेशन उतना ही कम होगा, और डेविएशन भी क्या होगा उतना कम होगा। मतलब यहाँ से कंक्लूजन बस यही मिला क्या कि भाई साहब जितना बड़ा चार्ज उतना अधिक डेविएशन, जितना छोटा चार्ज उतना कम डेविएशन। अब देखिए कि इसी कॉन्सेप्ट पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन बनाती है, इसी कॉन्सेप्ट पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन क्या बनाती है, तो एनसीईआरटी कहती है क्या कि आपके पास दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच में जो है वो चार्ज रखा हुआ है अलग अलग, दोनों प्लेट के बीच में चार्ज रखा हुआ है अलग अलग, और इस पे जो चार्ज कह रहा है वो कौन कौन सा है, तो इधर कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है,
और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज। आपको कह रहा है कि इसमें 3 चार्ज पार्टिकल है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक ना। कह रहा है कि पहले चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ ऐसा है, दूसरे चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ ऐसा है, और तीसरे चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा है बात। तो आपको सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि आइडेंटिफाई दैट व्हिच इज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, कि कौन सा चार्ज इसमें नेगेटिव है और कौन सा चार्ज इसमें पॉजिटिव है। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड आइडेंटिफाई द हैवीएस्ट चार्ज, जो हैवीएस्ट चार्ज है उस हैवीएस्ट चार्ज को आप क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए। कैसे बनेगा भाई, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये पॉजिटिव प्लेट है और 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट साइन का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज 1 और 2 है, जो चार्ज 1 एंड 2 है वो क्या है, इज कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कारण क्या देंगे, क्योंकि पॉजिटिव इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल सा बात है। अच्छा, तीसरे वाले को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो तीसरा नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज थर्ड है, चार्ज 3 है, वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब कह रहा है ये पहला वाला पार्ट तो खत्म। दूसरा कह रहा है कि इसमें हैवीएस्ट चार्ज को आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा चार्ज सबसे बड़ा चार्ज है, तो जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। तो देखो, तो 1 2 और 3 में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, 3 का, है ना। तो थर्ड चार्ज का डेविएशन सबसे ज्यादा है, तो यहां से क्लियर होता है क्या कि जो चार्ज 3 है, जो चार्ज 3 है इज कैसा चार्ज है, हैवीएस्ट चार्ज है, हैवीएस्ट चार्ज है, हैवीएस्ट चार्ज है। क्यों, ड्यू टू इट्स क्या, मैक्सिमम डेविएशन, इसका मैक्सिमम डेविएशन है, इसीलिए ये चार्ज जो है वो क्या है, हैवीएस्ट चार्ज है। अभी आपको बताए थे क्या, जो जितना बड़ा चार्ज होगा उसका डेविएशन उतना ही अधिक होगा, जो जितना छोटा चार्ज होगा उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। तो बेटा इस डायग्राम को देख करके तुम स्पष्ट करो कि सबसे ज्यादा डेविएशन तीनों में से कौन से चार्ज का है, थर्ड चार्ज का डेविएशन सबसे अधिक है, इसका मतलब जो सबसे हैवीएस्ट चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, थर्ड चार्ज होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। एक और क्वेश्चन करके देखें, है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम मोशन पे बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये मोशन पे क्वेश्चन क्या आएगा, डीसी पांडे सर के बुक का क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कह रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो नीचे लगा हुआ चार्ज है वो चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका वो कैपिटल एल है, और इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, डी है। समझ में आ रहा है बात, डी है। कह रहा है कि इसके ठीक बीच में एक चार्ज प्लस क्यू, जिसको हम वी नॉट स्पीड से रखें, ठीक है। कितना स्पीड से फेंके, वी नॉट स्पीड से, या फिर यू स्पीड मान लो, यू स्पीड से फेंके, ठीक ना। कह रहा है क्या, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u such that the charge plus q cross the electric field, just cross the electric field, जस्ट क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये ठीक बीच में रखा हुआ है। तो ठीक बीच का मतलब यहां से यहां तक dy2, और यहां से यहां तक भी कितना, dy2। समझ में आ रहा है बात। तो जस्ट क्रॉस कर जाए, इसका मतलब कुछ ऐसा हो कि ये ऐसा आ जाए। जस्ट क्रॉस करने का मतलब यही ना हुआ कि ऐसा आ जाए। इससे तेज फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसा जाएगा। इससे और तेज फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसा जाएगा। कह रहा है वो मिनिमम वैल्यू आप फाइंड करिए जिसमें ये क्या करे, इसको क्रॉस कर जाए, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, ये कितना, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड
जो भी होगा देखा जाएगा। अब देखो कि हमको बॉडी को एक्स में एल क्रॉस करवाना है, तो अगर एक्स में तुम मोशन को कंसीडर करो तो तुम्हारे पास यू एक्स जो है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यू। अभी देखो कि ए एक्स का अगर तुम बात किए थे तो कितना था तुम्हारे पास, 0 है ना। अगर तुम बात करो किस चीज का, अगर तुम बात करो ए एक्स 0 है, अगर तुम्हारे पास टी का बात किया जाए तो टी के बारे में अभी हम तुमसे बात किए थे कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, एक्स बाई वी नॉट के बराबर में। वी नॉट के जगह पर यहाँ पर क्या है, यू है ना, और एक्स के जगह पर क्या है, एल। तो अगर आप टी का बात करिएगा तो एल बाय यू होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए आप लगा दीजिए क्या, एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, लगा दीजिएगा। अब देखिए कि एस एक्स का मतलब कितना, एल, एक्स में कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एल का। यहाँ पर लिख लो कि जो तुम्हारा एस एक्स है वो कितने के बराबर में है, एल के बराबर में। यू एक्स कितना है भाई, यू टी कितना है भाई, एल बाई यू, है ना, प्लस 1/2 ए एक्स कितना, 0, और ये टी एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, एल बाई यू का होल स्क्वायर, ये ना। अब देखो ये जो पूरा टर्म आ रहा है, ये पूरा टर्म आ जा रहा है कितना, एल, ये आएगा माइनस एल इक्वल टू 0, ये तो 0 बराबर 0 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से तुमको कुछ मिला नहीं। अब यहाँ से जब कुछ नहीं मिला तो x से कुछ नहीं मिला तो सीधे जाएंगे क्या, y में। अब y में देखो कि भाई y में अगर इसी मोशन को तुम कंसीडर करो तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन एस वाई जो है वो कितना है, ध्यान देना, यहाँ आधे पे था और आधा नीचे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, d/2। तो जब d/2 है तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ, d/2। आप अगर बात करिए इनिशियल वेलोसिटी यू वाई का तो वो कितना है, 0, वाई में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अगर एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन का बात करिए तो ये कितना है भाई, क्यू ई बाई एम, है ना। और टाइम कितना लगा है, तो टाइम वही लगा है जो एक्स में लगा था, कितना टाइम था भाई, एल बाई यू, है ना, टाइम था कितना, एल बाई यू। अब देखो कि इस कहानी से जब तुम लगाओगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तब तुमको कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा। लगा दो, एस वाई कितना, d/2 इक्वल टू यू वाई 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई के जगह पर कितना, क्यू ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा, देखिए तो ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, कितना बचा, d इक्वल टू बचा क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम यू स्क्वायर, बचा कि नहीं। पूरा को इधर लेके आ जाओ, तो जब पूरा को इधर लेके आ जाओगे तो बचेगा d/m(u)² इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर, बचेगा कि नहीं। अगर तुम बात करो यू स्क्वायर का तो u² इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर बाई DM बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो तो कि अगर u लिखना है यहाँ से, अगर यहाँ से लिखना है u, तो u बराबर √अंडर क्यू ई एल स्क्वायर बाई DM होगा कि नहीं, होगा। अच्छा ध्यान से देखो, एल स्क्वायर रूट से आएगा बाहर आ जाएगा, √अंडर क्यू ई अपॉन कितना DM, और यही हो जाएगा क्या, मिनिमम वेलोसिटी एल पता है, क्यू पता है, ई पता है, डी पता है, एम पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा मोशन का एनालिसिस था, समझ में आ रहा है बात। इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लो, घर से बना के लाइएगा, एक क्वेश्चन और आज के लिए। तो एक क्वेश्चन और आज क्या है कि यही दो प्लेट है जिस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है कितना, d, ठीक है, जिस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है कितना, d। इस पे कह रहा है कि चार्ज है पॉजिटिव, ठीक ना, और इस पे चार्ज कह रहा है क्या, नेगेटिव। कह रहा है एक चार्ज प्लस क्यू है जिसका मास m है, एक चार्ज प्लस क्यू है जिसका मास m है, इसको किसी वेलोसिटी u से फेंका गया, कितने डिग्री के एंगल पे, तो 37 डिग्री के एंगल, ठीक ना। आपको कह रहा है
कि फाइंड द मिनिमम u such that the charge just touches the positively charged plate कि जस्ट ये क्या करे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को टच कर दे। अब देखो क्या होगा, यहां से फेंकोगे, इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए और ऐसे वापस आ जाना चाहिए। अगर टच करना है तो इस बीच में इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में इस वाले डिस्टेंस को कहीं पर एच मैक्स नाम का कोई चीज आप पढ़े होइएगा, मैक्सिमम हाइट, और इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आप पढ़े होइएगा, एच मैक्स इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर यू तो निकालना है, एच मैक्स पता है डी के बराबर में होगा, थीटा भी पता है 37 डिग्री, ग्रेविटी है ही नहीं, तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा क्या। यहाँ पर तुमसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो भाई अर्थ पे ये काम कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा था, और यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना होता है ई, और ये कितना होता है ए इक्वल टू, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, और एक्सीलरेशन जो होगा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ए इक्वल टू कितना, क्यू ई बटा एम, यही किसका काम करेगा, जी का काम करेगा। उस फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे, यू का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। ओके सर अगर इससे ज्यादा तो तेज मारेंगे तो लगेगा ठक से वापस आएगा, तब पैराबोलिक पाथ नहीं बनेगा, तब ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा और ऐसे वापस आएगा, रिफ्लेक्शन का केस बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, यहाँ से जी के जगह पर आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कि पूरा मैकेनिक्स में घुसाया जा सकता है क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है बात। तो ये आज पूरा का पूरा एनालिसिस था किस चीज का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसके मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। हर एक चीज को डिस्कस किए, दो डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो वन टाइम में केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करना है, आइदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन से कुछ डाटा मिलेगा, कुछ डाटा वाई डायरेक्शन से मिलेगा, दोनों को कंबाइन करेंगे, पूरा डाटा एनालिसिस हो जाएगा, काम खत्म। समझ में आ रहा है बात। चलिए काफी आज की